प्लेन मिरर या दर्पण, जिसे आईना भी कहते हैं, लगभग सभी घरों में होता है और हम सब इसका प्रयोग अपने चेहरे को देखने के लिए सामान्य रूप से करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें अपनी कंप्लीट लेंथ को या कंप्लीट हाइट को देखने की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन में हम कुछ बड़े साइज के मिरर को लेकर आते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी मिरर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया या कभी थोड़ा छोटा रह जाता है। आखिर हम किस साइज के मिरर को लेके आए, मिनिमम साइज के मिरर को लेके आए, ताकि हम उसमें अपनी कंप्लीट इमेज को देख सकें। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर सो दैट ए पर्सन कैन सी इट्स कंप्लीट इमेज इन इट। यह हमारा आज का टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल फिजिक्स लेक्चर्स। और आज मैंने अपने लेक्चर में जिन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंसीडर किया है उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इफ ए पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन इट। एंड द सेकेंड, what will happen to the reflected ray if a plane mirror is rotated through an angle theta about an axis through the plane of mirror। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेन ग्राउंड और इसमें एक पर्सन को, सिंबॉलिक पर्सन को खड़ा किया गया है। ए बी, पॉइंट ए पर उस पर्सन के फीट्स हैं और पॉइंट बी पर उसका हेड है, सिर है। आप जानते हैं कि सिर से थोड़ी सी नीचे आंखें होती हैं, तो यहां पर मैंने सिर से थोड़ा सा नीचे उसकी आईज को बनाया है पॉइंट ई पर। और हाइट ऑफ द पर्सन ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल एच। इस पर्सन के ठीक सामने एक आईना या प्लेन मिरर रखा हुआ है जिसे लाइन mn से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हाइट ऑफ द आईज ऑफ पर्सन फ्रॉम द ग्राउंड इज स्मॉल एच। देखिएगा, जो उसकी आंखों की ऊंचाई है ग्राउंड से वह स्मॉल एच है। तो इस पर्सन को ऐसा मान लिया जाता है कि अपनी कंप्लीट इमेज इस मिरर mn से दिखाई देती है। तो यह कैसे इमेज फॉर्म होती है, इसको ज्योमेट्रिकली मैं आपको बनाकर दिखाने जा रहा हूं। सो सबसे पहले उसका जो टॉप ऑफ सिर है, उसका हेड से एक रे चलेगी जो मिरर पर आती है उसके पॉइंट एन पर। पॉइंट एन पर आती है तो पॉइंट एन बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप क्या ड्रा करते हैं? यस, नॉर्मल। तो यहां से एक नॉर्मल ड्रा करिएगा, इसका नाम है एन क्यू। और इंसिडेंस रे मिरर पर आती है इंसिडेंट एंगल को फॉर्म करते हुए, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने उसको बी एन क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इतना ही एंगल बनाते हुए पॉइंट एन से रिफ्लेक्टेड रे चलेगी उस पर्सन की आईज की ओर, आंखों की तरफ। यह देखिए, एंगल सेम होंगे बिकॉज एंगल बी एन क्यू इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल क्यू एन ई, देखिएगा प्लीज, क्यू एन ई इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पर्सन के फुट से जो रे चलेंगी, देखिएगा ए एम, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एम। यहां पर आपको एक नॉर्मल ड्रा करना होगा। नॉर्मल का नाम है एम पी और एंगल ऑफ इंसिडेंस है ए एम पी। इतना ही एंगल बनाते हुए पॉइंट एम से रिफ्लेक्टेड रे चलती है जो सीधे पर्सन की आईज में एंटर कर जाती हैं
और इससे पर्सन अपने पैरों को भी देख लेता है। और जो ऊपर वाली इंसिडेंट रे है Bn, इसके रिफ्लेक्शन से वह अपने सिर को भी देख लेता है। तो इस प्रकार वह मिरर Mn से सिर से लेकर के पैर तक की पूरी लंबाई को देख रहा है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, दैट इज Mn। तो चलिए हम लोग Mn के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। गिवन दैट हाइट ऑफ पर्सन इज AB equal to h and height of its eyes from the ground AE is small h। पर्सन की आंखों की हाइट उस ग्राउंड से स्मॉल h से रिप्रेजेंट की गई है। सबसे पहले दो ट्रायंगल्स को कंसीडर किया जाएगा। उनके नाम है ट्रायंगल BQN एंड ट्रायंगल EQN। फर्स्ट, एंगल BNQ इज सेम एज एंगल ENQ। ये दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज एंगल BNQ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ENQ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन both the angles are equal to each other. Second is side BN is equal to side EN. Since triangle BNE is an isosceles triangle, तो इसकी दो साइड्स ऑलवेज इक्वल होती हैं, so BN is equal to EN. And the third one is QN is equal to QN because side QN is common to both the triangles. So triangle BQN and triangle EQN are congruent। और congruent होंगे तो आप जानते हैं कि side BQ is equal to length of side BQ is same as length of side QE। चलिए इसको लिखते भी हैं। So BQ is equal to QE और दोनों ही हाफ ऑफ द DE के बराबर होती हैं। इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, बट EB, स्टूडेंट्स आप EB को देखिएगा तो AB माइनस AE के यह बराबर होती है। तो AB कैपिटल H है और AE स्मॉल h से रिप्रेजेंट की गई है। सो EB इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल EPM एंड ट्रायंगल APM बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। आप प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल जैसे आपने पहले प्रूव किया था, उसी तरीके से आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, मैं आपको डिराइव करके भेज दूंगा। सो ऐसी कंडीशन में यू विल गेट लेंथ ऑफ साइड EP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड PA एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड EA। एंड लेंथ ऑफ साइड EA, व्हाट इज EA? इट इज हाइट ऑफ द आईज फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज स्मॉल h by 2। वी called it as इक्वेशन नंबर 3। अब हाइट ऑफ द मिरर कितनी होगी? तो आप देखिएगा हाइट ऑफ द मिरर को मैंने दिखाया है साइड NM से, एंड NM इज इक्वल टू, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए QP। सो NM एग्जैक्टली इक्वल टू QP, और QP क्या है? QE प्लस EP। QE प्लस EP, और QE आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए EB by 2 एंड EP को मैंने एज इट इज रख दिया। EB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कितनी लिखी हुई है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सो हियर you can write h minus small h upon 2 plus EP, and the value of EP is already given in equation number 3, small h by 2. So इसे सॉल्व करने पर
you will get height of the mirror nm is equal to capital H upon 2, that is half of the height of a person. तो क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर आपकी हाइट h है तो आपको h/2 लंबाई के मिरर की आवश्यकता होगी अपनी कंप्लीट इमेज को देखने के लिए. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. कंपटीशन में आता है ये कि किसी पर्सन की हाइट h है तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर सो दैट ही इज एबल टू सी हिज कंप्लीट इमेज इन इट. तो आपको अब देर नहीं लगेगी, आप उसका हाफ करके आंसर देंगे h/2. इसके अलावा मैं फिर आपको बता दूं कि इस h/2 के मिरर को तो आप ले आए, लेकिन लगाएंगे कितनी हाइट पर ग्राउंड से. चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस मिरर को हमें ग्राउंड से कितनी हाइट पर लगाना होगा. कहीं बहुत नीचे ना हो जाए, कहीं बहुत ऊपर ना हो जाए, तो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम हाइट. चलिए इसको करते हैं. सो मैंने यहां पर ऐसा मान लिया है कि जब हम मिरर को mn पोजीशन में रखते हैं और उसकी हाइट ग्राउंड से होती है, उसके जो अपर जो पॉइंट n है उसकी हाइट ग्राउंड से है ng, और ng के दो पार्ट्स हैं. पहले उसका जो पार्ट nm है वह तो मिरर की ही लेंथ है, और जो सेकेंड पार्ट है वह मिरर की ग्राउंड से हाइट है mg. सो ng इज इक्वल टू nm प्लस mg. और nm क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आइए, qp के बराबर है, और mg क्या है, वह pa के बराबर है. सो qp इज द हाइट ऑफ द मिरर. कितनी आपने हाइट ले रखी थी, h/2. जस्ट अभी आपने वैल्यू को डिटरमाइन किया है. एंड द pa इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ आइज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि स्मॉल h/2. तो जब आप इन्हें ऐड करिएगा देन यू विल गेट कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन 2, यानी लेंथ ऑफ द पर्सन की हाइट को जोड़ लीजिएगा, और उसके बाद उस पर्सन की आइज ग्राउंड से कितनी हाइट पर है यह भी आप मेजर कर लीजिएगा. दोनों को जोड़ करके उसका हाफ कर लीजिएगा, तो आपको एक ऑप्टिमम हाइट मिल जाएगी जिस पर आपको मिरर को लगाना होगा, जिस हाइट पर आपको मिरर को रखना होगा. मुझे लगता है कि आपको कंप्लीट उत्तर मिल गया होगा, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों. अब मैं अपने सेकेंड टॉपिक पर आ रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग व्हाट विल हैपन इफ a plane mirror is rotated through an angle theta about an axis in the plane of mirror keeping incident ray fixed. किसी मिरर को अगर हम उसकी प्लेन से पास होने वाली किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर देते हैं और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन नहीं चेंज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न कर जाती है अपनी इनिशियल पोजीशन से, इस चीज को हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि किसी भी प्लेन मिरर पर जब कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली आती है, नॉर्मली क्या मतलब होता है, अलोंग द नॉर्मल आती है कुछ इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने इसी पाथ पर वह वापस लौट जाती है कुछ इस तरह से. ये मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 1 में भी बताया था, यहां पर आपको मैं दोबारा से बता दिया. अब चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से डेरिवेशन को. सपोज करिए स्टूडेंट्स कि एक प्लेन मिरर आपके सामने रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इसे कहेंगे मिरर्स फर्स्ट पोजीशन, मिरर की पहली पोजीशन है. इस पर एक नॉर्मल इंसिडेंट रे आ रही है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है O. अब इस मिरर को
इंसिडेंट रे को बिल्कुल इंटैक्ट रखेंगे, मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। देखिए, मिरर को रोटेट करना है और इस तरह से द मिरर इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ मिरर। और आप देख सकते हैं मैंने ऊपर एक एक्सिस बना रखी है एक्स, वाई और जेड। तो आप देखेंगे कि मिरर इज रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस। देखिए, मिरर को आपने जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया हुआ है। तो कितना रोटेट किया है मिरर, ये भी देख लीजिएगा। इसे हम कहेंगे मिरर सेकेंड पोजीशन। और जब आप मिरर को रोटेट करते हैं तो उसका जो नॉर्मल होता है वह भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उतने ही एंगल पर टर्न कर जाता है। यानी कि अगर आपने मिरर को थीटा एंगल घुमाया हुआ है तो उसका नॉर्मल भी थीटा डिग्री पर रोटेट कर जाता है। ये देखिए, अब कंडीशन कैसी दिखाई पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो इंसिडेंट रे इस मिरर सेकेंड पोजीशन की बात मैं कह रहा हूं, मिरर पर आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है O एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा। तो आप जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वह भी थीटा एंगल पर ही जाएगी, यानी कि नॉर्मल से थीटा एंगल बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो यहां भी जो रिफ्लेक्टेड रे है वह नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, सेम एंगल एज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज थीटा। तो मिरर को आपने रोटेट करा दिया, इंसिडेंट रे को इंटैक्ट रखा, कोई चेंज नहीं किया उसके डायरेक्शन में। तो अगर आपकी मिरर की पहली पोजीशन में जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही थी, मिरर को रोटेट कर दिया तो अब रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन आप देखिए। तो रिफ्लेक्टेड रे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो वर्टिकल में जा रही थी उससे कितना टर्न कर गई, कितने एंगल टर्न कर गई। तो आप देखिएगा यहां पर मैंने लिख दिया आपके लिए, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर्स फर्स्ट पोजीशन। जब मिरर पहली पोजीशन में था तो यह रिफ्लेक्टेड रे थी, इंसिडेंट रे नीचे आ रही थी और रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रही थी। लेकिन जब आपने मिरर को टर्न कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है और ये जो टोटल एंगल बन रहा है यानी रिफ्लेक्टेड रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से अब कितना टर्न कर गई आप देखेंगे 2 थीटा। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि इफ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ मिरर keeping incident ray fixed, the reflected ray is rotated through an angle 2 theta। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपने आज सीखा और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी आपने आज जान ली है। आगे इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो मुझे विश्वास है कि अब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही तरीके से देंगे। इसके बाद पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शंस किस प्रकार से होते हैं। थैंक यू वेरी मच।